नमस्कार। अपने लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए और अपनों के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो दूसरों के सपनों को पूरा करने में ही अपना भविष्य देखें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और ऐसी ही एक युवा महिला जो बस्ती के बच्चों और किशोर लड़कियों का जीवन सुधारने में, उनके सपने पूरा करने में जुट गई हों, ऐसी युवा महिला है हमारी आज की तेजस्विनी सोनल कपूर। एक युवा सामाजिक उद्यमी सोनल कपूर आज एक यूथ आइकॉन मानी जाती है। सिर्फ 5 साल में ही सोनल दिल्ली की बस्तियों के कितने ही बच्चों और युवा लड़कियों की जिंदगी में साक्षरता और कौशल विकास से उम्मीद की, आत्मविश्वास की और आत्मनिर्भरता की रोशनी बिखेर चुकी है। 23 साल की उम्र में ही अपनी MBA की नौकरी छोड़ दूसरों की जिंदगी संवारने की उनकी ये कोशिश अनोखी है, क्योंकि सोनल ने इसके लिए एक बहुत ही रचनात्मक मॉडल तैयार किया है, जिसमें कला और डिजाइन, फोटोग्राफी, डिजिटल कहानियां, तकनीक के साथ फिल्म, संगीत और रंगमंच का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि न केवल बच्चों में रुचि जागृत होती है, बल्कि स्वावलंबी बनने के सपने की ओर वो खुद ही कदम बढ़ाने को भी प्रेरित होते हैं। अपने सामाजिक कार्यों की वजह से सोनल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं। सोनल संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक के साथ भी उनकी सामाजिक योजनाओं से जुड़ी है। असहाय और जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश में जुटी सोनल कपूर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात सोनल कपूर से। सोनल, छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम, सबसे पहले ये बताइए, जब आप MBA कर रही थी उस वक्त तो आपकी भी उमंगें, आपकी भी आकांक्षाएं आम लड़कियों जैसी ही होंगी, तब आप क्या करना चाहती थी जिंदगी में? शुरू से ही सपना था कि कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, कॉर्पोरेट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, तो इन चीज़ों में, वैक्सीनेशन एंड इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। बट कभी सोचा नहीं था कि लाइफ विल चेंज और इस तरीके से बदल जाएगी और इन मायनों में बदल जाएगी, वो नहीं सोचा था। मतलब उस समय आपकी भी सोच या आपके भी सपने कुछ आम लड़कियों जैसे ही होंगे। हाँ, कि बड़ी नौकरी होगी, एक बड़ा घर होगा या गाड़ी होगी, इस तरह की। बड़ी गाड़ी घर तो शायद कभी लॉजिक ही नहीं था। आई थिंक ये बहुत तुच्छ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तुच्छ। और अगर हमारी लाइफ में अगर हम जो करें उसका एंड रिजल्ट हम ये मान के चलें कि लास्ट में हमें ये चीज़ मिलेगी, ये हमें फल मिलेगा, आई थिंक तो वो जो प्रोसेस है, वो जो जर्नी है उस चीज़ को पाने के लिए, वो बहुत नीरस हो जाती है। बट ऑफ कोर्स एक सपना ज़रूर था, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि कभी अच्छी नौकरी का या MBA के बाद अच्छा कॉर्पोरेट सेटअप में, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो सेक्टर मेरा बहुत पसंदीदा था। एक बहुत बेहतरीन जॉब का सपना ज़रूर था, बट कहाँ से कहाँ चला जाएगा नहीं पता नहीं था। सकते थे उस समय। अच्छा, आपके पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन आपने एक नौकरी छोड़ी, आपने जो MBA डिग्री हासिल की थी उसको छोड़ते हुए आपने एक ऐसी लाइन चुनी जिसमें आपका जीवन दूसरों को ही एक तरीके से समर्पित हो गया। क्या कारण था, क्या घटना थी जिसकी वजह से आपका जीवन इस ओर परिवर्तित हुआ? ये 2010 की बात है, और मैं उस एरिया में, ये दिल्ली का स्लम एरिया है, और यहाँ पे मैं अपनी फ़िल्म की शूटिंग करने गई थी, जहाँ पे मैं काम करती थी उस दौरान। और वहाँ पे मुझे एक 36-37 साल की महिला मिलती है जो जिसकी 6 बेटियाँ हैं और 7वीं के साथ वो प्रेग्नेंट है। और जब मैंने उससे पूछा कि आप अपने 7वें बच्चे के साथ आपकी 6 हैं और 6 के लिए खाना नहीं हो पा रहा है, तो 7वें के लिए क्या भविष्य देखते हो? तो उसने मुझे बोला कि और मैं 23-24 साल की थी, बहुत दिल्ली में तुम पढ़े हो, तुम्हारी फैमिली अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, तुमने कभी बहुत हट के लाइफ सोची नहीं है, एंड देन तुम एक ऐसी इनकाउंटर तुम्हारी लाइफ में होता है जहाँ तुम एक किसी से मिलते हो और तुम पूछ रहे हो कि 7वें बच्चे का भविष्य क्या होगा, और वो कहती है कि अगर लड़का होगा तो पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, बड़ा करके कमा के देगा, पर इस बार अगर लड़की होगी तो मैं उसको पैदा होते ही मार दूंगी। अच्छा। और मैं अपने आई फ्रोज, मैं जम गई जहाँ मैं खड़ी थी, और वो ऑलरेडी अपनी एक 6.5-7 साल की लड़की को प्रोस्टिट्यूशन पॉइंट, ब्रॉथल भेजती थी, ताकि वो जो कमा के लेकर आएगी हफ्ते में 2 दिन, उस पैसे से वो औरत अपने बाकी 5 बच्चियों का पेट पालेगी। सो कहना बहुत आसान होता है हमारे तुम्हारे लिए कि उस सिचुएशन में वो गलत था कि कैसे भेज दिया उस बच्ची को, पर आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब तुम गरीब होते हो और तुम्हारे पास 6 बच्चे हैं, 5 हैं, 7 हैं, और तुम्हें एक को सैक्रिफाइस करके 5, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ उसके एक्शंस, बट मैं ये कह रही हूँ कि मैंने उस टाइम उसको जज किया था, कहीं ना कहीं ये कहा था कि सोचा था कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं। 2 साल बाद मुझे
एक्चुअल में जब अंडरस्टैंडिंग आई काम करते करते और बिल्कुल बस्तियों में और रेस्क्यू करते करते कि मैं और आप उस पोजीशन में है ही नहीं कि हम पीछे एक कदम पीछे लेकर जज भी कर सके कि वो माँ सही भी कर रही है कि नहीं। वो अपनी एक को सैक्रिफाइस करके 5 का पेट पाल रही थी। और तरीका जरूर गलत था। आपके लिए एक झटका था, आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद आपने सोचा कि इनके लिए ही जीवन लगा दिया जाए। शुरुआत कैसे की आपने, क्योंकि उसके बाद आपका जब रुझान इन बच्चों की तरफ, इनकी मजबूरियों की तरफ, इनकी जिंदगी की कटु वास्तविकताओं की तरफ जब आपने झांकना शुरू किया, देखना शुरू किया, शुरुआत इस काम की आसान नहीं होती, आपके सामने भी कई मुश्किलें आई होंगी। आई थिंक पहली चीज़ तो ये थी कि कभी ये नहीं सोचा था कि ये शुरुआत हो रही है तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, मैं ये इसके लिए बिजनेस प्लान बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे आजकल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो पहले कितने महीने साल सिर्फ बिजनेस प्लान में लगा देते हैं। मतलब ऑफ कोर्स प्लानिंग के साथ उतरो, बट कहीं ना कहीं पैशन कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। पैशन तुम्हारे बिजनेस प्लान से कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सोशल वर्क और सामाजिक कार्य करके बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने जो पिछले 5-6 सालों में देखा है ये काम करते करते कि जब हम इसको सोशल वर्क की भावना से करते हैं, हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम देने वाले हैं, हम गिवर्स हैं, हम डोनर्स हैं, हम दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इंसान ले रहा है या जो बच्चा ले रहा है वो ऐसा ले रहा है, राइट। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम इक्वल पार्टनर्स हैं, हम शेयर कर रहे हैं। हम क्यों सोच रहे हैं सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है। लोग आते हैं तुम मदर टेरेसा हो, नहीं हो यार। मुझे भी वो टाइम चाहिए जब मैं 1-2 घंटे बैठ के अपनी मनपसंद पिक्चर देख रही हूँ। मुझे भी हम सोशल वर्क को एकदम ब्लैक एंड वाइट करके ना देखें, बस उस एरिया की तरफ करके देखें जो हम सबको एनी विच वे करना है, करना चाहिए। और शायद आपकी यही सोच है जो आप जिस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाती हैं उसमें भी साफ झलकता है। उसकी बात करने से पहले आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने कदम उठाया इस दिशा में, आपके पेरेंट्स की, आपके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि आमतौर पर माता पिता के भी सपने होते हैं कि भाई हमारी बेटी ने डिग्री हासिल की है, वो नौकरी करेगी, इस तरीके का, लेकिन वो इस कदम में उनका क्या साथ था? मैं बहुत मिडिल क्लास पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, और जब तुम और 23, 24, 25 साल एक वो उम्र होती है जब तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, सेटल हो जाओ। पर आई थिंक मेरे डैड मॉम शुरू से, ऑफ कोर्स शुरू में उनको लगा कि क्या MBA के बाद तुम पागल हो गए हो क्या, लिटरली। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट उन्होंने हार मान ली, कि हाथ खड़े कर दिए कि इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। एंड धीरे धीरे ऐसा भी कभी नहीं था कि एक दिन भी मैंने बोला हो कि मुझे आज पैसे चाहिए। मैंने अपनी पार्ट टाइम करी, जो भी किया, नौकरी छोड़ दी थी 2 साल के लिए, फिर पार्ट टाइम उठाया, फिर तीन जॉब्स पार्ट टाइम करे सो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी भी दिन जाके बोलना पड़े कि आई एम नॉट, मैं खुद सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ। तो और सामाजिक, और कभी इसको सामाजिक और एकदम लार्जर देन लाइफ बना के नहीं किया। ये करना है और चॉइस नहीं है। आई मीन अगर हम यंग लोग वी टेक अ बैक सीट एंड से कि हम सिर्फ शॉपिंग करेंगे और अपनी नौकरी करेंगे और अपनी पार्टीज करेंगे, ये तुच्छ लाइफ है। अब आप ये रियलाइज करते हैं कि इतने बड़े कॉज के साथ जुड़ने के इस बात की ये एक अलग जिंदगी है, लेकिन वास्तविक नहीं है। लेकिन आप भी तो, और लड़कियों की तरह आप भी, जैसे आपने खुद ही कहा, पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ रखते हैं। ये आपके लिए एक करियर को मानकर नहीं चलती हैं, आप इसे क्या मानकर चलती हैं आप इस काम को? आई थिंक जब तुम एक 6 साल की लड़की को सड़क पे देखते हो और उसकी माँ उसको ब्रॉथल भेज रही है, तो तुम अपना करियर नहीं सोचते हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि मेरा बिजनेस प्लान क्या बनेगा। कितने शुरू में इन्वेस्टर आते थे और हमें बोलते थे कि हमें क्या ROI दोगे सोनल, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, हम 10 रुपये बच्चे पे लगाएंगे, हमें 12.5 रुपये मिलेंगे साल के। तो मैं तो और वो 50-55 साल के लोग होते थे जो मतलब इन्वेस्टर्स या तुम्हारे चैरिटी में जो पैसा देना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड मैं कहती थी ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए, तुम म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करो। ये वो चीज़ है जो तुम्हें और मुझे और मेरी सरकार को करना है। तुम और मैं नहीं कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट। ये हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे घर में नहीं हो रहा है सो इट्स कूल, ये बाहर हो रहा है और वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वो इंटायर आइडिया है जहाँ पे प्रॉब्लम बिगिन होती है। प्रॉब्लम सिर्फ वो शुरू नहीं होती है कि उस बच्ची को ब्रॉथल भेजा जा रहा था। सिचुएशन क्या थी, उसमें मैं और आप इक्वल भागीदारी में हैं, चाहे हम वो चीज़ एक्सेप्ट करें या ना करें तो अच्छा है। जी सोनल, आपने जो ये काम शुरू किया ये बाकी लोगों के काम से थोड़ा हटकर है। आपने एक अलग मॉडल भी डेवलप किया है। किस तरीके से आप इन बस्तियों के बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर आती हैं, कैसे आप इनको आकर्षित करती हैं? क्योंकि देखा जाए तो इन बस्तियों का जिंदगी एक अलग तरीके की जिंदगी होती है, वहाँ की ज़रूरतें अलग होती हैं। कैसे आप इन बच्चों को, और जो विरोध आता है इसके साथ, क्योंकि माता पिता विरोध भी करते हैं, एक नई चीज़ सामने आती है, तो इन हालात का सामना आपने कैसे किया?
एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। अब मैं को सोचती हूँ तो मुझे शायद हंसी आती है, बट उस टाइम पुलिस आई थी, लीगल सिस्टम्स इन्वॉल्व किए थे हमने। पर एक बार मैं छोटी बच्चियों को उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मैं क्लासेस दे रही थी, और हम कभी भी एक लेक्चर की तरह और एक बोरिंग तरीके से नहीं बनाते। हम कार्टून्स और रेनबोज और पूरी क्लास को एकदम पागलपन एटमॉस्फेयर बना के देन वी इम्पार्ट द नॉलेज। तो हम उनको एक बहुत बेसिक हेल्थ इशू के बारे में बात कर रहे थे। तो जाहिर बात है साइंस के चार्ट लगे थे जहाँ एनाटॉमी डिस्कस हो रही थी। जाहिर बात है कि एडोलेसेंट गर्ल्स थी, किशोर अवस्था की लड़कियाँ थी, तो उनकी शरीर की कैसे चेंजेस आएंगे, उन सबको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जब मैं ये चीज़ें कार्टून्स के माध्यम से और म्यूज़िक और मेडिटेशंस के माध्यम से ये चीज़ें उनको समझा रही थी, तो उसी टाइम दौरान मेरी एक टीचर थी जिसने मेरे साथ शुरुआती तौर से काम किया था। उसको लगा कि अगले 1 घंटे में जो मुझे पता लगता है कि वो पूरी कम्युनिटी में जाके उसने बोला है कि सोनल मैम यहाँ धंधा करती है और सोनल मैम सारी लड़कियों को किडनैप कर लेगी और वगैरह वगैरह। और मैं क्या कर रही थी, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, माहवारी के बारे में कार्टून से बता रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम चुप हो जाते हैं, तो चुप होने से ऐसा तो नहीं है कि वो सिचुएशन या जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो विल दे विल स्टॉप, दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट। बट हम उसको बात नहीं करना चाहते हैं। हमको लगता है कि हम चुप रहेंगे, देश की आबादी बिलियंस में पहुँच गई है, पर चुप रहेंगे और उस मुद्दे के बारे में बात नहीं करेंगे तो परफेक्ट है। लेकिन आप जैसे लड़कियों को ये जागरूक कर रही हैं, उनको ज्ञान दे रही हैं इन बातों का, वो कितने रिसेप्टिव होती हैं इसको लेकर? आई थिंक जब शुरू में एक बच्चा तुम्हारे पास आता है, उसको कभी उसकी माँ ने हक भी नहीं किया है, कभी उसको प्यार से पकड़ा नहीं है, कभी उसको ये भी नहीं बोला है कि तुम ये कर सकती हो लाइफ में। तुम सब लड़कियाँ आती हैं, सबका सपना है टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो हमेशा से सुनते आए हैं ना कि डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे। उसका जरिया क्या है, पाथ क्या है, नहीं पता। दूसरी चीज़ जो हमने देखी शुरू में व्हेन वी स्टार्टेड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम एक सरकारी स्कूल नहीं है, ना ही हम कहते हैं कि हम हैं, पर वी आर इन्वॉल्व इन द रेस्क्यू ऑफ द गर्ल्स। और रेस्क्यू डजंट ऑलवेज मीन कि अच्छा उसको पुलिस के साथ चाइल्ड केयर होम में भेज दिया, ये भेज दिया, उसके बाद क्या, राइट। जब तुम एक बच्चे को उसके भाई से बचाते हो, जब वो उसका यौन शोषण कर रहा है, जब एक बाप अपनी बेटी को बड़ा करता है 3 साल से बोल के कि शोषण करते करते ही कि एक बाप अपनी बेटी से ऐसे ही प्यार करता है, तुम उस बच्चे को चाइल्ड केयर होम में ले जाके अपने एक्सेल शीट पे टिक मार्क लगा के छोड़ दोगे कि ये केस सॉल्व हो गया? What about the abuse that the child has faced or is facing or will keep on facing, है ना। तो अब उसको हील कैसे करेंगे? मेडिटेशंस के थ्रू, क्रिएटिव माध्यमों के थ्रू, कला के थ्रू, मधुबनी, वारली, साइंस भी पढ़ाते हैं आजकल। तो हम बिल्कुल गुब्बारे के ऊपर मैथ्स के सम्स सॉल्व करते हैं। अच्छा, तरीका ऐसा नहीं कि हमने गणित का कोई नया तरीका निकाला है, बट पढ़ाने के लिए एक बच्चे को अट्रैक्ट कैसे करो कि तुम्हें हर रोज़ उसके घर जाके 2 बज गए, तुम्हें उसके घर जाके ठकठकाना ना पड़े, पर वो खुद आए, चाहे बारिश, बरसात, तूफान कुछ भी हो, वो 1:50 पे 1:50 पे खड़ी है कि 2 बजे दरवाजे खुलेंगे। बिल्कुल, यानी कि आप जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाती हैं, जिस तरीके से बच्चों को कुछ भी चीज़ के बारे में शिक्षा देती हैं, वो बड़ा रोचक है। आप किस तरीके से आप बच्चों को सिखा रही हैं सोनल, इस बारे में भी हम ज़रूर जानेंगे कि किशोर अवस्था की लड़कियों में कौशल विकास कैसे किया जाता है, बच्चों को सिखाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. तेजस्विनी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सोनल कपूर। सोनल, आपसे यही जानना चाहते हैं हम इस वक्त कि छोटे छोटे बच्चों को क्रिएटिव तरीकों से आप कैसे सिखाती हैं, कैसे शिक्षा देती है, कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करती हैं आप? हमने ये चीज़, एक ढांचा, बेसिक ढांचा तैयार किया है जिसको हम कहते हैं 5 पिलर क्रिएटिविटी अप्रोच। 5 बेसिक स्तंभ हैं जिनके मूल उन पे हम बिल्कुल क्रिएटिव, कलाकृतिक कह लो, रचनात्मक कह लो, ऐसे माध्यम जिनको हम साइंस ही पढ़ा रहे हैं, मैथ ही पढ़ा रहे हैं, लाइफ स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, लेकिन इतने
इतने फन और उस तरीके से बता रहे हैं कि वो चीज़ एक जैसे अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं बता रहे कि हम ज्ञान दे रहे हैं और तुम बैठ के क्लास में सब सुनो, या ऐसे नहीं कि ये डरावना टॉपिक है, ये हो गया तो वो हो जाएगा। समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने और आपने ये क्रिएट किया है, ये चीज़ें हैं जो हैं। अब उसको बच्चे तक कैसे, या तो एक माँ समझाती है शुरू में या एक टीचर समझाती है। अब माँओं को भी शुरू से समाज में इस तरीके से ढाल दिया गया है कि उस बच्चे को अगर इन्फेक्शन है अंदर, वो कभी अपनी माँ से खुल के बोल नहीं पाती। हमने क्या कभी, अब हम माँओं को बुलाते हैं, हम स्लम पंचायत कहते हैं इस चीज़ को, कि स्लम्स में भी, बस्तियों में भी पंचायत करते हैं कि हम माँओं को बुलाएंगे और पूछेंगे कि बेटी ने आपसे ये दिक्कत थी, उसने हमारे साथ आके शेयर करी, आपके साथ क्यों नहीं कर पाई, क्या हुआ? तो वो हमसे वो तो पहला हमें जो सुनने को मिलता है कि उसने हमें बताया नहीं। तो हम बोलते हैं क्या आपने अपने आप को उस काबिल बनाया कि वो आपको आके खुली बात कर सके? यानी कि हम ये मान सकते हैं कि आप बच्चियों के साथ भी बात करती हैं तो उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता के साथ भी आप बात करती हैं, लेकिन आप फोटोग्राफी का इस्तेमाल भी करते हैं, फिल्मों का, सिनेमा का, रंगमंच का। कैसे इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए आपको सहयोग चाहिए होगा, और लोग भी आपके साथ जुड़ते होंगे इसको लेकर। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि हमने कैमरा, फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी, इन चीज़ों की शुरुआत, और इन चीज़ों को हम लेकर ही क्यों आए। आप ये मानोगे कि जब एक लड़की कैमरे के पीछे खड़ी होती है, हम उसको डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर बनाते हैं, और वो प्रॉपर, ये नहीं कि कैमरा सिर्फ बटन दबाना और फोटो की, वो टेक्निक्स जानती है, अपर्चर, जूम, फ्लैश लाइट, सब कुछ जानेगी। और उसके बाद वो कैमरे के पीछे खड़ी होती है एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। हाँ, फिर एक मौका आता है और हम मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा खुले में शौच किया जाता है, भारत में लड़कियों की सुविधा के लिए टॉयलेट्स नहीं है, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, चाइल्ड अब्यूज़ पे, बाल विवाह पे, इन पे फिल्में बनाएंगी मेरी लड़कियाँ। हाँ, एंड ये नहीं कि फिल्म बनानी है तो बना दी, वो स्क्रिप्ट लिखेंगी, बाकायदा स्क्रिप्ट लिखेंगी। उनको अब पढ़ना लिखना आ गया, स्कूलों में सबको डाल दिया है, वो स्क्रिप्ट लिखती हैं। वो कैमरे के पीछे खड़े होकर एज डायरेक्टर फिल्म को या प्रोड्यूसर फिल्म को पूरा माइंड बिल्कुल कि इस सीन के बाद ये सीन होगा, स्टोरी बोर्डिंग होती है। उसके बाद वो कैमरे के आगे आके एक्ट करती है। सो व्हेन यू बिहाइंड द कैमरा, तुम एक डायरेक्टर के लेंस से देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस फ़र्क है। तुम कैमरे के आगे आके तुम उसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो, कोई माँ का रोल है, कोई बच्चे का रोल है, कोई पति का रोल है, कुछ भी, तुम कैमरे के आगे आके तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी इमेज इश्यूज दैट गेट सॉल्व्ड। मुझे याद है, अगर मुझे किसी ने 12, 13, 10 साल की उम्र में कैमरे के आगे खड़ा किया होता, मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता। और आज वो लड़की है जो शोषण झेला है जिसने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस्ती की लड़कियां हैं, उनका जो वल्नरेबिलिटी है या जिस रिस्क पे वो जिस रिस्क पे उनको छोड़ दिया जाता है, वो पागलपन है। मतलब मैं सोच के भी नहीं कह सकती, मैं बता भी नहीं, जाहिर भी नहीं कर पा रही हूँ कि हम पुलिस वालों के पास कभी कभी जाते हैं, कई लोग तो बहुत अमेजिंग, बहुत सपोर्टिव, अच्छे मिलते हैं, पर कभी कभी मुझसे सवाल किया जाता है कि सोनल जी आप कहीं ना कहीं ये अगर ईव टीजिंग का मामला हो तो हम आपका साथ देंगे, हम जो गलत कर रहा है उसको बिहाइंड बार्स करेंगे, या अगर आप हमें बोलो कि रास्ते में कुछ हुआ, गलत हुआ, रेप हुआ, हम, पर घर का मामला है सोनल जी, बाप कर रहा है, भाई कर रहा है, उसको रहने दो ना। अच्छा, रहने कैसे दो? ये तो और ज़्यादा सीवियर नहीं हो गया है? तो उसको हम आगे निकाल के कहते हैं, और हम कहते हैं कि ऑफकोर्स हम तुम्हारी आवाज़ रखेंगे, बट तुम्हें क्या इतनी समझ है कि तुम अपनी आवाज़ इतनी स्ट्रांगली रखो, तुम हील हो उस अब जो तुमने शोषण झेला है उसको, ये झेल के नहीं अच्छा अब शोषण झेल लिया, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म। यूर अ रॉक स्टार, बहुत लोग कहते हैं एनजीओ के लोग ये भाषा यूज़ नहीं कर सकते कि तुम एक रॉक स्टार हो, तुम एक वॉरियर हो, सिर्फ वही भाषा यूज़ करो कि तुम एक बेनिफिशियरी हो। क्यों बेनिफिशियरी हो ना? बेनिफिशियरी तो हो गया किसी ने खाना डाल के रख दिया, हमने खा लिया, हम एक चैरिटी का भारत में प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में हर बच्चा चैरिटी का प्रोडक्ट है। हम किसी गांव बस्ती कहीं जाते हैं, कुछ बांटना शुरू करते हैं, सारे बच्चे लेकर, हमने उनको बचपन से यही सिखाया ना। यानी आपने जो एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि देने की बात नहीं है, उनको साथ खड़ा करने की बात है, उनमें आत्मविश्वास का जागृत किया जाए, उसकी कोशिश आप करती हैं। उनको तेजस्विनी बनाना है, उनको ये नहीं है कि सोनल मैम आ रही है, एक प्रेरणा मैम आ रही है, एक और टीचर आ रही है। पॉइंट इज कि क्या वो अपनी आवाज़ खुद खड़ी, एक पॉइंट पे खड़ा होकर अपनी आवाज़ रख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है 12 साल की जिसने अपना बाल विवाह रोका, और ये वो लड़की है जो आज 16 साल की उम्र की है और हमारे साथ 10वीं के एग्ज़ाम देगी अगले साल, और तैयारी हो रही है उसकी पूरी। पर मैंने ऑफकोर्स हमारी पूरी टीम ने सहयोग दिया, माँ से बात करी, सब कुछ किया, पर कहीं ना कहीं उस लड़की ने अपनी आवाज़ उठाई ना। कल को सोनल मैम रहे ना रहे, वो शी इज़ गुड इनफ, शी इज़ इक्विप्ड, वो बिल्कुल सशक्त है अपनी
आगे बैटल्स लड़ने के ऐसी लिए। बहुत सी लड़कियां हैं जिनमें शक्ति है, बस उस शक्ति की पहचान कराने की उनको जरूरत होती है। लेकिन सोनल, यहाँ से जो आपने एक शुरुआत की है, अब आगे आप अपना रास्ता कैसे देखती हैं, अपना भविष्य कैसे देखती हैं, इस काम का भविष्य कैसे देखती हैं? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो मैं बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि हम एक यंग संस्था हैं, सिर्फ 6 साल से इस काम में हैं, या हम देखने में यंग लगते हैं, या यंग लोग हैं। कोई अगर मुझे बोला जाता है, हम सरकारी मीटिंग्स में भी जाते हैं तो ये बात अक्सर उठ के आती है कि सोनल मैम आप तो स्कर्ट पहन के आ गई, सोनल मैम आपको तो साड़ी और सफ़ेद बालों में होना चाहिए था, आप जब तक 40-50 साल की नहीं लगेंगी आपकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि आप जिस मुद्दे पे काम कर रहे हो वो बहुत सीरियस है और बहुत बहुत क्या बोलते हैं, शब्द ही नहीं आ रहे, मतलब सीरियस भी एक बहुत छोटा शब्द है। जब बाप और भाई अपनी बहन के लिए एक मॉन्स्टर बन गया है, उस मुद्दे को पुलिस उठाना नहीं चाहती है, उस मुद्दे को माँ भी मानना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि जो ये कर रहा है वो माँ घर में कमा के देने वाला भी है, तो वो बोलेगी कि मेरी लड़कियां ही गलत हैं, बाकी सब ठीक है, सब कुछ। उस मुद्दे को तुम कैसे बाहर तक कैसे लेकर आओगे? फिर पहली बात तो वो इशू बन जाएगा ऑनर किलिंग का, या इशू बन जाएगा कि मुझे अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन, चाहे वो अपनी बेटी मेरी मर रही हो घर में, पर मेरी को अपनी एक झूठी शान जो है फैमिली की, एक परिवार की, वो सशक्त बना के रखनी है, उसको मैं कैसे बचाऊं? जो माँ या फैमिली सोचती है। तो आपने इस काम में आपको सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी लेना होता है, लेकिन साथ में बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आती हैं। चाकू छुरियां चलती हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत बार आके लोग बोलते हैं कि तुम बहुत यंग हो, तुम सीरियस नहीं हो पाओगे, तुम छोड़ जाओगे 2 साल में। अब 6 साल हो गए, छोड़ा नहीं। लेकिन इतनी छोटी उम्र में आप संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम कर रही हैं, इतने बड़े स्तर पर भी आप काम कर रही हैं, IITs IIMs में जाकर आप लेक्चर्स भी दे रही हैं, इतना कुछ, इसके पीछे आप श्रेय किसको देती हैं? यूँ कहें कि आप प्रेरणा किससे लेती हैं? मैंने कभी किसी एक इंसान को प्रेरणा स्रोत नहीं माना है, कभी भी नहीं माना, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़ बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे कहीं ना कहीं दिए हैं कि ऐसा तो कभी नहीं कि गलत हो रहा है, इंजस्टिस के लिए खड़े हो, ये सब नहीं, ये तो तुम सीख जाते हो समाज में। और आई थिंक जब तुम भारत जैसे देश में रहते हो और एक जगह गाड़ियाँ हैं, स्कॉडा है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, और दूसरी तरफ तुम देख रहे हो कि वही बच्चा 6 दिन से भूखा बैठा है और वो गाड़ी लेके जा रहे हैं और वो उस शीशे पे आया, मैं ये नहीं कह रही तुम उसको पैसा दो, तुमने उसका शीशा, तुमने अपनी गाड़ी का शीशा इस तरीके से बंद किया कि उसका हाथ आ गया। इतने इंसेंसिटिव हैं हम, मतलब हमारी जो एक ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो इतनी मर गई है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक कोई NGO खोले या हर एक कोई वॉलंटियर करे या हर एक, बट पॉइंट इज हम सेंसिटिव होना भूल गए हैं, वहाँ मेरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब लोग बोलते हैं कि तुम यंग हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, यंग लोग अगर नहीं करेंगे, हमारी सरकार बार बार, वो प्रेजेंट सरकार जो है वो बोलती है कि यह हमारा देश सबसे यंग है, राइट? तो यंग लोग ही तो करेंगे ना। और आज के युवा, आपके जैसे युवा जब सामने आके कर रहे हैं तो वाकई सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत तो है ही। लेकिन सोनल, आपका जो काम है इसमें आप फोकस किस पे करती हैं? क्या सिर्फ बस्ती के सभी बच्चे जो होते हैं उन पे होती है, या विकलांग बच्चों पर भी आपका फोकस होता है, या ज्यादा शोषित बच्चे होते हैं उन पर ज्यादा फोकस होता है? फोकस किस पर रखते हैं? सबसे पहला फोकस तो हमारा है किशोर लड़कियों पे, एडोलेसेंट गर्ल्स, जिनको हम एक ग्रुप मान के चलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जहाँ पे ना न्यूट्रिशन, ना यहाँ पे ना एजुकेशन और न्यूट्रिशन तो लग्जरी हो गई। मतलब आप कि अगर तुम्हें 2 रोटी मिल रही है, ओ यू शुड बी मोर देन हैप्पी, यू नो। ये वो ग्रुप है जहाँ पे 14-13 साल की हुई नहीं, जैसी प्यूबर्टी हिट हुई नहीं कि उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू, फिर वो चाहे लड़का 40-45 का हो। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं सोनल आप तो बहुत एग्जैजरेट करके बोल रहे हो, तुम एक बस्ती में जाओ, खुद देखो, तुम्हें हमारे काम के साथ आने की ज़रूरत है, तुम अकेले जाके देखो। किसी दिल्ली की, हमारा काम मोस्टली दिल्ली में है, तो दिल्ली में तुम किसी भी एरिया में जाके देखो, ये शोषण कहाँ नहीं हो रहा है। पॉइंट इज बोला नहीं जाता है इसके बारे में, लोग बोलने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार की जो भी झूठी शान है वो सामने आ जाएगी, समाज में ये बात चलेगी तो हो मेरा बेटा, बेटी के बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं ना, तो उसको पैदा ही क्यों किया फिर? तो यानी कि आपको लगता है कि हर किसी को अपने अपने स्तर पर भी अगर हर व्यक्ति थोड़ा भी महसूस करना शुरू कर दे, संवेदनशील हो जाए, तो शायद समाज को बेहतर करने में सभी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं आप सोनल, और उम्मीद यही करते हैं कि आपका ये काम और आगे बढ़ेगा, और हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और ये उम्मीद करते हैं कि जैसे दिल्ली में आपने काम शुरू किया, अब आप और राज्यों में भी इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, सारा सहयोग आपको मिले और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जो कोशिश में आप जुटी हैं इस दुनिया को, वो और आगे परवान चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सोनल कपूर। अगले हफ्ते होंगे फिर हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।